कि इस किताब को पढ़ करके एक माँ बाप को यह लगेगा कि स्कूल कॉलेज बचाना हमारी लड़ाई है। स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय इसलिए होते हैं कि अगर आपको हमारा विचार नहीं पसंद है तो आप अपने विचार की किताब लिख दो, और हर तरह के विचार चलते हैं। अब ये देश के स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय एक विचार के अड्डे अगर बन जाएंगे तो बाकी लोग कहां जाएंगे? क्योंकि अब एकलव्यों के अंगूठे नहीं काटे जाते, उनको एनएफएस कर दिया जाता है या उनको इंटरव्यू में नंबर काट लिए जाते हैं ताकि वो आगे न बढ़ पाए। आरक्षण इसलिए नहीं था कि एकलव्य कमजोर था, आरक्षण इसलिए था क्योंकि द्रोणाचारी भेदभावकारी था। 3 दिसंबर 2023 का दिन और 3 दिसंबर के दिन मेरा रिजल्ट बना, जिसमें प्रिंसिपल ने खड़े होकर के कहा कि लक्ष्मण यादव को नौकरी से निकालना है, बाकी सबको परमानेंट कर दो। जब मेरे प्रोफेसर ने पूछा कि उससे बढ़िया इंटरव्यू किसी का नहीं हुआ, उसके सबसे ज्यादा नंबर हैं, उन्होंने कहा ऊपर से आदेश है, इनको हटाना है। मैं सोच रहा हूं उस दिन से कि वो ऊपर कौन सी परम ब्रह्म परमेश्वर की ताकत है जिसने आकाशवाणी की मेरे प्रिंसिपल को कि इसको नौकरी से निकालो। और विश्वविद्यालय के भीतर अब धर्म के कर्मकांड हो रहे हैं। मेरा कुलपति हवन कर रहा था, पुजारी बन के बैठा था, और जो प्रोफेसर है वो चुपचाप है क्योंकि उन्हें पता है पॉलिसी कौन बना रहा है। प्रोफेसर को आजाद होना चाहिए ताकि वो क्रिटिकल ब्रेन पैदा करे ना। प्रोफेसर गुलाम हो जाएगा तो सत्ता की बात में हाँ मिलाएगा तो समाज का क्या होगा? राजा बोला रात है, रानी बोली रात है, मंत्री बोले रात है, और ये सुबह सुबह की बात है। और इस किताब में आपको फेलोशिप का वो किस्सा मिलेगा कि जब किसी एक को फेलोशिप मिली तो उसने अपने पीछे 2 भाई बहनों को पढ़ाने का खर्चा उठाया उस फेलोशिप। एक बार सवाल मुझसे पूछा गया कि इसका नाम प्रोफेसर की डायरी क्यों रखा आपने, क्योंकि आप तो प्रोफेसर भी नहीं बचे। मैं दिल्ली विश्वविद्यालय के एक बहुत शानदार कॉलेज में, बहुत खूबसूरत कॉलेज में, जिसका नाम जाकिर हुसैन कॉलेज है, इस किताब में उसके नाम सब बदल दिए गए। हमने नाम इसलिए बदल दिए, इस किताब की भूमिका में हमने लिखा है कि हम नहीं चाहते कि किसी विवाद में पड़े। हमारी बात किसी इंडिविजुअल के लिए है ही नहीं, कलम और किताब के लिए है। अगर इस दुनिया में कलम और किताब गुलाम हो जाएगी, लोगों के हाथ से दूर हो जाएगी, बिकने लगेगी मार्केट में व्यवसाय की तरह, तो फिर अनपढ़ कुपढ़ भीड़ तैयार हो जाएगी जिसको कोई नेता अपनी रैली के लिए इस्तेमाल करेगा या कोई दंगे के लिए इस्तेमाल करेगा। उन तो कुछ लोगों को पसंद नहीं आया हमारा बोलना और नौकरी से निकाल दिया, तो हमने कहा अपनी एजुकेशनल ऑटोबायोग्राफी तो लिखी डालनी चाहिए। तो ये वही एजुकेशनल ऑटोबायोग्राफी है जिसे एक लक्ष्मण यादव की कहानी की तरह नहीं लिखा है मैंने। कोई गरीब कमजोर मजलूम भी अगर पढ़े तो उसे ये लगे कि हाँ, उसके जीवन का भी एक किस्सा इसमें शामिल है, स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय का किस्सा उसमें शामिल है। इसलिए भी इस किताब को पढ़ा जाना चाहिए। ये किताब नाउम्मीद नहीं करती है, ये किताब उम्मीद पैदा करती है कि अगर आज कोई लड़ाई इस देश को लड़नी है तो शिक्षा बचाने की लड़ाई लड़नी है, कलम किताब बचाने की लड़ाई लड़नी है। आज ये देश आगे तब बढ़ेगा जब कलम और किताब बचेगी। इससे ज्यादा मुझे बड़ी सौगात कोई क्या देगा, कोई सम्मान क्या देगा? बहुत सारे प्रोफेसर इस पे बात नहीं करते क्योंकि उनको तो नौकरी भी करनी है ना, तो जोखिम क्यों ले? लेकिन पढ़ा सबने है। 3 भाषाओं में अनुवाद हो चुका है, अंग्रेजी में अनुवाद होने वाला है। 50 साल बाद अगर इस देश के स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय ऐसे ही बर्बाद होते रहे तो 50 साल बाद जब अगली पीढ़ी खंडहर हुए स्कूलों और विश्वविद्यालयों को तलाशेगी, या तो वो शॉपिंग मॉल बन चुके होंगे। सर बैठे हैं, न्यू एजुकेशन पॉलिसी क्लोजर मर्जर की पॉलिसी ले आई है और वहां फीस अब सेल्फ फाइनेंस कोर्सेज बनेंगे। 4000 वाली डिग्री अब 4 लाख में मिलेगी, तो अमीरों के बच्चे पढ़ेंगे। स्कूल कॉलेज रहेगा लेकिन सबके लिए नहीं रहेगा, बाबा साहब के संविधान की तरह नहीं रहेगा। तो जब वो बर्बादी के किस्से कोई खोजे तो उनको प्रोफेसर की डायरी मिले और कहे कि हाँ, एक प्रोफेसर था जिसने अपना सब कुछ जोखिम पे उठा करके भी वो किस्सा समाज को बताया कि बचा सकते हो तो कलम और किताब स्कूल कॉलेज को बचा लेना। वक्त की ये जरूरत समझ लो, बिन पढ़े अब गुजारा नहीं है, न कोई रहनुमा और न हुकूमत, कोई भी अब तुम्हारा नहीं है। तुम पढ़ो और पढ़ कर लिखो सब, वरना तारीख बदली मिलेगी। अब कलम और कागज से बेहतर दूसरा कोई चारा नहीं है। मला मराठी येत नाही, त्याबद्दल मी सगळ्यांची माफी मागतो। माझ्या बोलण्यात काहीही चुकी झाल्यास मला आपण क्षमा कराल ही अपेक्षा करतो। आज मी लिहिलेल्या प्रोफेसरची डायरी या
पुस्तकांचे मराठी भाषेत रूपांतर झाले असून ते आज लोकार्पण होत आहे. या कार्यक्रमास आपण सर्वजण आपला मुलाचा वेळ काढून आल्याबद्दल मी मनापासून सांगण्याच्या आपण सर्वांच्या ऋणी आहे. शुक्रिया. फिर से मैं हिंदी में कहता हूँ कि ये जानबूझकर मराठी मैंने थोड़ी देर बोली और इस गुस्ताखी के लिए आप मुझे माफ़ भी करेंगे अगर उसमें कोई गलती हुई होगी. और वो इसलिए कि मेरे लिए आज का दिन बहुत ख़ास है, अहमियत रखता है कि मेरी अपनी लिखी हुई एक किताब मराठी में आ रही है और आज उसका पहला लोकार्पण हो रहा है. तो इतनी ज़िद तो बनती है कि मैं अभिवादन आपका मराठी में ही करूं. तो इस कार्यक्रम के जो मुख्य आयोजक लोग हैं, हमारे मित्र आवाज़ इंडिया टीवी के बहुत शानदार पत्रकार, उनकी पूरी टीम, अमन कांबले साहब, और जैप्स के हमारे जगदीश डावरे जी, बादल जी और उनके तमाम साथी लोग, जिन लोगों ने बहुत मेहनत करके ये कार्यक्रम आयोजित किया है. और अभी तक हिंदी में ये किताब भले ही रिकॉर्ड बना चुकी हो, लेकिन मैं अभी तक हिंदी में भी ऐसा कार्यक्रम नहीं कर पाया हूँ और पहला कार्यक्रम मराठी में आप लोगों के चलते हो रहा है. इसके लिए भी मैं आप सबका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ. और बड़ी बात ये भी है मेरे लिए, जो दिन में जो अमन कांबले साहब से मैंने साझा की थी कि हम लोग कलम और किताब से बने लोग हैं. उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जैसे ज़िले में, बहुत सामान्य से ज़िले में, वहाँ खेती किसानी करने वाले परिवार में पैदा हुए, हाथ में कलम और किताब आई तो आज यहाँ तक पहुँच पाए हैं. लेकिन उस सफ़र में मैं बहुत देश भर में भी ये बात कबूल करता हूँ, और जो बहुत ज़रूरी बात है कि मेरे परिवार के लोगों ने शिक्षा की अहमियत समझी कि खेत में काम करने, कुदाल फावड़ा चलाने, या हम तो यादव कम्युनिटी से आते थे, दूध दो करके बेचने के काम में पुरखे खप गए, लेकिन हमें वो न करना पड़े, इसलिए बहुत तरह की कुर्बानियां झेली हमारे परिवार के लोगों ने. एक रोटी कम खाई, मकान में पेंट नहीं हुआ 10 साल तक, एक कपड़ा कम खरीद के दिया, हमारे शौक कम पूरे किए, लेकिन हमारे हाथ में कलम और किताब दी. इसके लिए हम यहां तक पहुंच पाए, इसलिए अपने परिवार वालों को याद करते हैं. लेकिन उसके बाद यह भी याद करते हैं कि वो सफ़र पूरा नहीं हो पाता, हमारे परिवार वालों की कुर्बानी पूरी नहीं हो पाती अगर इस मुल्क में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान नहीं लागू होता. और संविधान के आने के बाद जो रास्ता बना मंडल कमीशन का, मंडल आंदोलन का, और उस मंडल कमीशन की सिफारिश से हम जैसे ओबीसी समाज के आने वाले जाने कितने लोगों को उच्च शिक्षा तक जाने के रास्ते खुले. उसके पहले अपवाद में कोई चला जाता रहा होगा, कोई एक्सेप्शनल केस होता होगा, लेकिन 90 के बाद पहली बार शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और अदर बैकवर्ड क्लासेस के बीच के लोग व्यवस्थित तौर पर एजुकेशन सेक्टर तक आने लगे. तो इसलिए मैं दूसरी क्रेडिट अगर किसी को देना चाहता हूं अपने यहां तक पहुंचने का, तो वो बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को और मंडल कमीशन को देना चाहता हूं, जिसने वो रास्ता बनाया कि हम यहां तक पहुंच पाते. अगर ये न होता तो उसके पहले भी बहुत सारे लोगों ने ख्वाब देखे कि उनके बेटे बेटियों को शिक्षा मिले. और हम जहां नागपुर में हैं, महाराष्ट्र की जमीन है, और यहां पर हम याद करेंगे महात्मा ज्योतिबा फुले को, जो शिक्षा देने के चलते घर से निकाल दिए गए, स्कूल खोलने के चलते लोगों के निशाने पर बना दिए गए. क्रांति ज्योति माता सावित्रीबाई फुले को याद करता हूं, जिनको
2 साड़ी लेकर स्कूल जाना पड़ता था और इसलिए उनका विरोध होता था क्योंकि वो बच्चियों को शिक्षा देने का काम करने लगी, अछूत बच्चों को पढ़ाने का काम करने लगी, जिसे उस जमाने में लोग धर्म के विरोध में काम मानते थे। इसलिए मैला फेंकते थे, कचरा फेंकते थे। एक किताब है सुनील खिलनानी की, इनकारनेशन। उस किताब में भी वो पोस्टर का स्केच बना हुआ है जो पुणे और भिड़ेवाला की दीवारों पर चिपकाए गए थे, ये कहते हुए कि माता सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले धर्म विरोधी काम कर रहे हैं, इसलिए इनको समाज से बाहर कर देना चाहिए। वो काम था शिक्षा देने का। और मेरी किताब में भी एक जगह कोटेशन आया है, विद्या बिना मति गई, मति बिना गति गई, गति बिना वित्त गया, वित्त बिना शूद्र चमड़ाए, एक अविद्या ने जाने कितने अन्याय अत्याचार किए। तो वो एक विरासत मिली जिसकी वजह से हम पढ़ पाए। लेकिन मेरे लिए इस कार्यक्रम की अहमियत बढ़ जाती है जब इस मंच पर एक ऐसे शख्स हैं जिनको मैं इसलिए याद करना चाहता हूं, और ये बात मैंने अमन कांबले साहब को बताई भी थी कि उस जमाने में प्रोफेसर सुखदेव थोराट साहब यूजीसी के चेयरमैन हुआ करते थे, और हम लोग बहुत बखूबी जानते हैं। पिछली बार एक कार्यक्रम में सर के साथ मंच साझा करने का मौका अमन कांबले साहब ने ही दिया, और मैं बहुत शुक्रिया अदा करूंगा जिन्हें हम अपनी जिंदगी और हम जैसे लाखों नौजवानों की जिंदगी बदलने के रास्ते खोलने वाले लोगों के रूप में देखते हैं। कि जब आप यूजीसी के चेयरमैन रहे और हमारे पुराने सीनियर जो विश्वविद्यालय के रहे, वो लोग आपको याद करते हुए हमें वो किस्सा बताते रहे कि आप कहते रहे कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब बच्चों को अच्छी फेलोशिप कैसे मिले, स्कॉलरशिप कैसे मिले, यूजीसी से ऐसी पॉलिसीज कैसे बने कि वो हाशिए पर पड़े बच्चे अच्छी तालीम हासिल करें, उसके सारे रास्ते बने। और सर मैं आपसे साझा करूं, आप जब बोलेंगे तो इसकी सच्चाई बताइएगा। मुझे तो जो पता चला वो मैं आपके सामने स्वीकार करता हूं कि हमारे एक प्रोफेसर ने कहा कि हम लोग जब प्रोफेसर थोराट से मिलने गए तो उन्होंने कहा कि हम SC ST बच्चों के लिए तो पॉलिसी बनाने का हमें काम मिला है, लेकिन हम चाहते हैं कि OBC के लिए भी हम फेलोशिप लागू करें और आप उसकी पूरी योजना बना कर ले आइए। और तमाम फेलोशिप और तमाम ऐसे काम हुए जिसकी वजह से हम जैसे लाखों नौजवानों को शिक्षा आसानी से मिल पाई। मेरे लिए ये गर्व की बात है कि मेरे निवेदन पर, आग्रह पर, अमन भाई के चलते आज प्रोफेसर सुखदेव थोराट हमारे इस मंच पर हैं। ये मेरे लिए कार्यक्रम की एक बहुत बड़ी नेमत है, और इस किताब के लिए मैं सोचता हूं कि इससे बेहतर और कौन होगा जो इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करे। तो मैं इसके लिए आपका शुक्रिया अदा करता हूं। फिरदौस मिर्जा साहब हैं, मैंने अपनी किताब के, हिंदी वाली किताब के पीछे लिखा है जो मराठी में भी है कि एक डरा हुआ शिक्षक रीढ़ विहीन विद्यार्थी तैयार करता है जो समाज में जाकर एक मुर्दा नागरिक में तब्दील हो जाता है। शिक्षक का काम है सच की बात करना। स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय बनाए ही इसलिए गए थे कि आप आने वाली पीढ़ियों के लिए ये सबक सिखाएंगे और एक ऐसी पीढ़ियां तैयार करेंगे जो न्याय की बात करेंगे, सच की बात करेंगे, इंसाफ और इंसानियत की बात करेंगे। और जब शिक्षक बनना लगा तो ये सिस्टम ऐसा कहने लगा कि आप क्लास में भले ही न्याय और सच की बात करो, लेकिन अगर नौकरी परमानेंट करनी है तो हमारे मुताबिक सोचो। अभी बादल भाई ने बहुत शानदार संचालन करते हुए शेर पढ़ा, मैं उसी में जोड़ करके एक बात कहता हूं कि तुम्हारी मर्जी के मुताबिक नजर आए कैसे और अपने चेहरे से जो जाहिर है छुपाएं कैसे। तो जो बात हमारे दिल में है, जो विचार में है, और जिसको इसी विश्वविद्यालयों ने, कलम किताब ने हमें सिखाया है, सच बोलना। मैं उत्तर प्रदेश से आता हूं तो वहां पर एक किस्सा चलता है, झूठ बोले कौवा काटे। आजकल किसी को कौवा नहीं काट रहा, इसका मतलब सारे लोग सच बोल रहे हैं, चाहे वो लाल किले की प्राचीर से बोल रहे हो, चाहे संसद भवन से बोल रहे हो, चाहे यहां। इसका मतलब कौवे थक गए होंगे कि अब किसको किसको काटें, कितना काटें।
झूठों ने झूठों से कहा है सच बोलो, सरकारी ऐलान हुआ है सच बोलो। तो ऐसे वक्त में एक शिक्षक अगर सच न बोले तो क्या बोले, और इसलिए हमने वही काम किया। और आज मैं शुक्रिया करूंगा कि जो न्याय और सच की लड़ाई है, हक की लड़ाई है, इंसानियत की लड़ाई है, उसको लड़ने वाले हमारे फिरदौस मिर्जा साहब केवल वरिष्ठ अधिवक्ता ही नहीं हैं, वो इस लड़ाई के हमारे साथी हैं। वो भी हमारे इस मंच पर हैं, मैं शुक्रिया अदा करूंगा। और बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लूंगा, लेकिन 2-4 बातें किताब के बारे में, क्योंकि जो लिखा है, लेखक को अपना लिखा सब कुछ बहुत अच्छा लगता है, उसे अपना लिखा ये लगता है कि इस पर नोबेल पुरस्कार क्यों नहीं मिल गया। उसे अपने लिखे से बहुत प्यार होता है, और हम लोग तो पढ़ने वाले लोग हैं। और मैं थोड़ा हिचक भी रहा हूं, प्रोफेसर सुखदेव थोराट बैठे हुए हैं, बहुत वरिष्ठ हैं, लेकिन उनके सामने ये बातें कबूल करते हुए कि शिक्षा की अहमियत हमारे लिए क्या थी। मैं जब आजमगढ़ के एक छोटे से गांव में, ये किताब जब आप पढ़ेंगे तो ये डायरी है। बादल कह रहे थे और अमन साहब ने जब भूमिका लिखी, बहुत शानदार तरीके से उन्होंने कहा। एक बार सवाल मुझसे पूछा गया कि इसका नाम प्रोफेसर की डायरी क्यों रखा आपने, क्योंकि आप तो प्रोफेसर भी नहीं बचे। मैं दिल्ली विश्वविद्यालय के एक बहुत शानदार कॉलेज में, बहुत खूबसूरत कॉलेज में, जिसका नाम जाकिर हुसैन कॉलेज है, इस किताब में उसके नाम सब बदल दिए गए हैं, कुछ तकनीकी और कानूनी पेच में न फंसे, इंसानों के भी नाम बदल दिए गए हैं। तो जो अच्छे लोग मुझे जिंदगी में मिले स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय में, उनके भी नाम बदले हैं, और जो ऐसे मिले जिनसे मैंने सबक लिया कि दुनिया में कितना भी बुरा हो जाओ ऐसा प्रोफेसर मत बन जाना, ऐसे लोग भी मिले, उनके भी नाम बदल गए। लेकिन उनको पता चल जाता है कि वो बात उन्हीं के लिए कही गई है। हमने नाम इसलिए बदल दिए, इस किताब की भूमिका में हमने लिखा है कि हम नहीं चाहते कि किसी विवाद में पड़ें। हमारी बात किसी इंडिविजुअल के लिए है ही नहीं, कलम और किताब के लिए है। अगर इस दुनिया में कलम और किताब गुलाम हो जाएगी, लोगों के हाथ से दूर हो जाएगी, बिकने लगेगी मार्केट में व्यवसाय की तरह, तो फिर अनपढ़ कुपढ़ भीड़ तैयार हो जाएगी, जिसको कोई नेता अपनी रैली के लिए इस्तेमाल करेगा या कोई दंगे के लिए इस्तेमाल करेगा। उस दंगे की भीड़ से, किसी अंधविश्वास की रैली से निकाल करके तार्किक मनुष्य बनाने का काम कलम और किताब करती है। और मुझे लगता है कि इस सभागार में जितने भी वरिष्ठ लोग बैठे हुए हैं, आप सब सम्मानित लोग, आपने अपना कीमती वक्त छोड़ करके इस कार्यक्रम के लिए आना चुना, इसका मैं क्या ही शुक्रिया अदा करूंगा। लेकिन मुझे लगता है कि रिश्ता भी हमारा और आपका कलम और किताब से बना है, विचार से बना है। इसलिए इस किताब में जब आप पढ़ेंगे तो किसी व्यक्ति पर बातें कम हैं, प्रवृत्ति पर है। जिस सीढ़ी से चल करके हम यहां तक पहुंचे हैं, उस सीढ़ी से हमें इतनी मोहब्बत है कि हम चाहते हैं कि हमारे बाद भी उस सीढ़ी से लोग चढ़ के आएं, और अगर वो सीढ़ी तोड़ी जाएगी तो दर्द हमें भी होगा। आज स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय कम किए जा रहे हैं। मैं जब आपसे बातचीत कर रहा हूं और प्रोफेसर की डायरी पर बात कर रहा हूं, तो पिछले 10 साल में शिक्षा का बजट तकरीबन 5% था, और इस बार के बजट में एजुकेशन बजट घटा करके 2.5% कर दिया गया है। जब शिक्षा पर खर्चा बढ़ाना चाहिए तो सरकारें शिक्षा पर पैसा कम कर रही हैं। फेलोशिप और स्कॉलरशिप के जिस संदर्भ में मैं बात कर रहा था, प्रोफेसर थोराट बैठे हुए हैं, दिल्ली विश्वविद्यालय के हमारे पढ़ाए हुए विद्यार्थी 9 महीने, 12 महीने, 1.5 साल हो जाता है, उनको फेलोशिप नहीं मिलती, और जब वो यूजीसी से पूछते हैं तो वो कहते हैं कि अभी फंड नहीं आया है, जब आएगा तो मिलेगा। और इस किताब में आपको फेलोशिप का वो किस्सा मिलेगा कि जब किसी एक को फेलोशिप मिली तो उसने अपने पीछे 2 भाई बहनों को पढ़ाने का खर्चा उठाया उस फेलोशिप से। फेलोशिप से अपना रिसर्च किया, अपनी पढ़ाई की, और अपने पीछे किसी और को पढ़ाया। लेकिन आज अगर वो फेलोशिप बंद हो गई है, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अदर बैकवर्ड क्लासेस
और माइनॉरिटी के लिए कई फेलोशिप ऐसी थी जो अब नहीं मिल रही हैं। यह किताब आपको उस चिंता से वाकिफ करेगी। यह किताब किसी एक लक्ष्मण यादव के आजमगढ़ के खेत खलिहान से निकलकर यूनिवर्सिटी इलाहाबाद पहुंचने, 300 रुपए फीस में ग्रेजुएशन पूरा करने और पोस्ट ग्रेजुएशन में आकर के गोल्ड मेडलिस्ट होने। मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का टॉपर रहा और जब तक नौकरी थी तब तक सर ये नहीं बताता था कि शो ऑफ क्यों करना। जिस पेड़ में फल लगते हैं वो झुक जाता है। हमें अहंकार नहीं सिखाया गया। हमें यह नहीं सिखाया गया कि अगर तुम गोल्ड मेडलिस्ट हो तो इसका प्रचार करो। अगर ऐसा ही झूठ बोलना होता तो हम तो कुछ और बड़े पद पर होते, प्रधानमंत्री होते। लेकिन हमने तो ईमानदारी सीखी। अब इसलिए बताता हूं कि मैं अगर पढ़ करके इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का टॉपर जिस दिन बना, पीढ़ियों का सपना पूरा हुआ था उस दिन। कई पीढ़ी लोग स्कूल कॉलेज नहीं जा पाए थे। आजमगढ़ से निकलकर एक पूरब का ऑक्सफोर्ड कहे जाने वाले विश्वविद्यालय में मैं पहुंचा था तो मेरे पीछे पीढ़ियों के सपने थे। उन सपनों को पूरा करने के लिए हम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी गए और मेहनत करके जब गोल्ड मेडल हासिल किया तो क्या किसी के परिवार में यह उम्मीद नहीं जगेगी कि हां, घर में दीवार पर पेंट नहीं हुआ, किसी दिन सूखी रोटी खाकर गुजारा हुआ। मेरे बड़े पिताजी, इसमें किस्सा मिलेगा आपको, पढ़िएगा, मेरी गुजारिश है इसके लिए। शायद आपके भी किसी ऐसे लोगों की याद आएगी जिनकी वजह से हम लोग यहां पर बैठे होते हैं। मेरे बड़े पिताजी का 20 रुपए में एडमिशन नहीं हो पाया। वो बीए करना चाहते थे। 60 रुपए फीस थी उस जमाने में। 20 रुपए मेरी दादी के पास थे। 20 रुपए उधार से मांग के उन्होंने जुटा लिए। 20 रुपए नहीं थे तो एडमिशन नहीं हो पाया। मेरे बड़े पिताजी मुझे इलाहाबाद भेजे तो बार बार कहते थे कि एक शाम मैं घर में लौटा तो केवल खाने के नाम पर 2 आलू थे। हमने आलू उबाल कर खाए हैं। और मुझे चूंकि किस्सा याद है इसलिए मैं पढ़ नहीं रहा हूं किताब से। मैं जानता हूं कि कई परिवार यहां ऐसे बैठे होंगे जिनके यहां शाम को हो सकता है आलू भी ना रहा हो, और उस समय भी उन्होंने कलम और किताब नहीं छोड़ी और उसकी कामयाबी ये मिली होगी कि आज जो कुछ भी हैं, बहुत अच्छा खाने वाले परिवार और बहुत कई लोगों को पढ़ाने वाले लोगों में से शामिल हैं। और मैं नागपुर में हूं, मैं जानता हूं ऐसे कई लोगों को जो अभ्यासिका चलाते हैं, जो उन पीढ़ियों में, अभी अमन भाई बता रहे थे कि उन बस्तियों में जाकर के पढ़ा रहे हैं नौकरी के बाद कि वहां से भी कोई निकले और पहली पीढ़ी का कोई जज बने, कोई आईएएस बने, कोई प्रोफेसर बने। यह किताब उन लोगों के किस्से और कहानी को आपसे साझा करती है। यानी इस किताब में पॉजिटिव किस्से हैं कि अगर एक विश्वविद्यालय में मुझे एक टीचर न मिले होते जो ये बात कहते कि तुम सोच के देखो कि तुम विश्वविद्यालय को जिस दिन टॉप करोगे तुम्हारे इलाके में क्या खबर जाएगी तो कितना अच्छा होगा। और एक प्रोफेसर मुझे ऐसे भी मिले उसी विश्वविद्यालय में जिन्होंने मेरे टॉप करने के बाद कहा कि अहीरों के बच्चे गाय भैंस चराना छोड़कर यूनिवर्सिटी टॉप करने लगे तो हमारे बच्चों का क्या होगा। इन 2 प्रोफेसरों के बीच में एजुकेशन सिस्टम पेंडुलम की तरह झूल रहा है और उस झूलने की कहानी प्रोफेसर की डायरी कहती है। एक प्रोफेसर जो हम जैसे लोगों को मिट्टी से उठाकर अर्श से फर्श से अर्श पर पहुंचाने की कोशिश करता है, वो भी मेरा प्रोफेसर रहे। वो न होते तो हम यहां नहीं होते। और एक प्रोफेसर जिसने हमें यह सिखाया कि बुरा इंसान बन जाना, बुरा प्रोफेसर मत बनना। प्रोफेसर के लिए जाति धर्म मजहब नहीं रखता। उसके क्लासरूम में सारे विद्यार्थी एक जैसे होते हैं। तो यह प्रोफेसर की डायरी इसलिए है कि 14 साल मैं दिल्ली विश्वविद्यालय के कॉलेज में प्रोफेसर रहा। मेरा असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड था, पद का नाम था, सैलरी पूरी मिलती थी, लेकिन हम परमानेंट टीचर नहीं थे क्योंकि वहां इंटरव्यू ही नहीं होते थे। सर इस बात को समझेंगे। और कई दिनों तक, कई सालों तक वहां पद भरे नहीं जाते थे। उस पर एडहॉक सिस्टम, कॉन्ट्रैक्ट पर। और यह बात पिछले 10 साल में भी रही। सपना दिखाया गया विश्व गुरु का और गुरुओं को ठेके पर रखा जाता था ताकि अगर गुरु मजबूत हो जाएंगे तो मजबूत शिष्य पैदा करेंगे।
और मजबूत शिष्य पैदा करेंगे तो वो सवाल पूछेंगे कि 2 करोड़ रोजगार का क्या हुआ। अब इससे आगे और कुछ नहीं बोलूंगा राजनीतिक बात, क्योंकि आज किताब पर बात करनी है। लेकिन आप समझ गए हैं कि जब अगर शिक्षित समाज होगा तो जागरूक होगा ना, वो अंधविश्वास और पाखंड में नहीं जाएगा, वो चेतना से सवाल पूछेगा कि मुझे अच्छी शिक्षा मिली है तो मुझे अच्छा रोजगार चाहिए, उस शिक्षा की कीमत हो। तो मेरी नौकरी छीनी गई ये कह के कि क्योंकि सिस्टम देखिए, अब बहुत आसान भाषा में बहुत कम वक्त लेकर के, क्योंकि बाकी लोगों को भी सुनना है, प्रोफेसर को परमानेंट करने के लिए कोई रिटन एग्जाम नहीं होता। हमने एग्जाम दिया यूजीसी नेट का, और वो नेशनल एग्जाम था, उसको पास करते हैं, फेलोशिप मिलती है, मिनिमम एलिजिबिलिटी एमए नेट थी, उससे मिनिमम एलिजिबिलिटी पर हम प्रोफेसर बन सकते हैं। लेकिन जब इंटरव्यू होगा तो इंटरव्यू में जब मैं गया तो मैं उस अपने कॉलेज का सबसे पुराना प्रोफेसर था, बाकी सब मुझसे जूनियर थे। मेरा 14वां साल चल रहा था, 14 साल के अनुभव, गोल्ड मेडल इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का, 3 आर्टिकल रिसर्च पेपर होने चाहिए, मेरे 8 आर्टिकल थे, एक किताब पब्लिश थी, एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडिकेटर बनता है जिससे मेरिट देखी जाती है कि किसके कितने नंबर हैं। मेरे 100 में से 96 थे, 3 नंबर वो जोड़े नहीं तो 93 उन्होंने दिए, मेरा क्लेम 96 पर था। मुझसे ज्यादा नंबर वाला कोई इंटरव्यू में शामिल ही नहीं हुआ, और मेरा इंटरव्यू 15 मिनट बहुत अच्छा चला, पता नहीं क्या सोच करके इंटरव्यू अच्छा लिया। और जब रिजल्ट आया तो रिजल्ट जिस दिन बन रहा था, मैं एक और किस्सा सुना दूं थोड़ा सा वक्त लेकर के, 3 दिसंबर 2023 का दिन, और 3 दिसंबर के दिन मेरा रिजल्ट बना, जिसमें प्रिंसिपल ने खड़े होकर के कहा कि प्रोफेसर लक्ष्मण यादव को नौकरी से निकालना है, बाकी सबको परमानेंट कर दो। तो जो लोग डिपार्टमेंट के बैठे थे उन्होंने कहा किस बेस पर निकालेंगे, और ये किस्सा ये किताब इसलिए कहती है कि ऐसे जाने कितने प्रोफेसर निकाल दिए गए। वो चुप रहे, वो नहीं बोले, मैं बोला और मैं किताब लिखा, केवल इतना फर्क है। इनमें उन सब के दर्द मिलेंगे आपको। जब मेरे प्रोफेसर ने पूछा कि उससे बढ़िया इंटरव्यू किसी का नहीं हुआ, उसके सबसे ज्यादा नंबर हैं, उन्होंने कहा ऊपर से आदेश है, इनको हटाना है, या तो ये रहेंगे या मैं रहूंगा। मैं सोच रहा हूं उस दिन से कि वो ऊपर कौन सी परम ब्रह्म परमेश्वर की ताकत है जिसने आकाशवाणी की मेरे प्रिंसिपल को कि इसको नौकरी से निकालो। यूजीसी सर बैठे हुए हैं, यूजीसी का नॉर्म्स है, गाइडलाइन है, उससे यूनिवर्सिटी चलती है, किसी ऊपर वाले से नहीं चलती। लेकिन आज आपके देश के विश्वविद्यालय अब किसी ऊपर वाले से ही चल रहे हैं। वहां कुलपति कौन बन रहा है ये बात आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। कौन सा हाफ पैंट फुल पैंट पहनेंगे या क्या करेंगे वो आपको पता है, और तब कुलपति बनाए जाएंगे और सब उन्हीं लोगों को भर दिया जाएगा, और बाद में एक लेटर जारी होगा कि अब आप लोग अपने उस वाले संगठन में भी जा सकते हैं, आपकी नौकरी नहीं जाएगी। समझदार को इशारा काफी। विश्वविद्यालय नाम है उसका, विश्वविद्यालय ग्लोबल नॉलेज के केंद्र होते हैं। उसमें हम ज्ञान के हर शाखा को पढ़ते हैं, एक शाखा को नहीं। उसमें हर तरह के लोग डिबेट, डायलॉग, डिस्कशन करते हैं, और अपने विरोधी से नौकरी छीन करके जवाब नहीं दिया जाता। पत्र लिख करके, लेख लिख करके और किताब लिख करके उसका जवाब दिया जाता है। एक बार एक तानाशाह राजा एक कवि को जान से मार देता है, मरवा देता है। उसने कविता राजा के खिलाफ लिखी थी। उस कवि की बच्ची ने अपनी मां से एक दिन पूछा कि मेरे पिता का गुनाह क्या था। तो उस मां ने कहा कि क्योंकि तुम्हारे पिता की लिखी हुई एक कविता उस राजा को पसंद नहीं आई थी, इसलिए उसने उसे मरवा दिया। उस बच्ची ने कहा कि मेरे पिता की कविता अगर उसे पसंद नहीं आई तो वो दूसरी कविता लिख देता, उसने उनकी जान क्यों ले ली। स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय इसलिए होते हैं कि अगर आपको हमारा विचार नहीं पसंद है तो आप अपने विचार की किताब लिख दो, और हर तरह के विचार चलते हैं। अब ये देश के स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय एक विचार के अड्डे अगर बन जाएंगे तो बाकी लोग कहां जाएंगे। बाकी लोगों के लिए एनएफएस किया जाएगा।
SC ST OBC में इस किताब में कई किस्से हैं सर। कोई दलित घर का पहला बच्चा, मैं हिंदी वाली किताब किसी के पास हो तो मुझे दे दीजिएगा, मैं उसको जरा देखूंगा। अभी ये प्रोफेसर की डायरी मराठी में आई है। मैं एक किताब ले आया हूं जो पंजाबी में भी इसका ट्रांसलेशन हो गया है और अगले महीने चंडीगढ़ में इसका लोकार्पण होगा कि ये पंजाबी में भी आ चुकी है। और मुझे पंजाब यूनिवर्सिटी के टीचर्स ने बुलाया कि हमारे दर्द आपकी इस किताब में हैं, इसलिए हम आपके ऊपर एक कार्यक्रम रखना चाहते हैं कि आपने हम तमाम शिक्षकों का दर्द इसमें साझा किया है, इसलिए भी इस किताब को पढ़ा जाना चाहिए। इस किताब में एक किस्सा है कि तुम्हारा पूरा नाम क्या है। मैं छोटा सा किस्सा सुना देना चाहता हूं कि कैसे जाति व्यवस्था कैसे सामने आती है और वो तमाम लोगों को यूनिवर्सिटी में रोकती है। एक रिसर्चर कैसे रिसर्च करने में सपने पूरा कर रहा होता है, उसके पॉजिटिव किस्से भी इस किताब में हैं। और किसी के सपनों को कैसे कुचला गया, उसको रिसर्च नहीं करवाया गया, उसको मनमाफिक विषय नहीं मिला, उसको नौकरी नहीं मिली और वो वापस लौट गए, उनके भी किस्से इस किताब में हैं। हम आपसे क्यों मुखातिब हैं कि हम आपसे यह कहना चाहते हैं कि हम विश्वविद्यालय में थे, अगर हमने जो दृश्य देखे हैं पॉजिटिव नेगेटिव, यह बात हम नहीं कहेंगे तो जो इसी समय कोई रिक्शा चला रहा है, कोई ठेला चला रहा है, कोई खेत में काम कर रहा है, उसे तो पता ही नहीं कि स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय में हो क्या रहा है। कल को जब वहां पर कुछ गड़बड़ होगा तो वो हमसे पूछेगा ना कि तुम्हारे सामने ये सब हो रहा था। अभी अमन साहब ने कहा कि नई शिक्षा नीति बनी, उसमें इतनी दिक्कतें हैं और प्रोफेसर सुखदेव थोराट साहब बैठे हुए हैं। कर्नाटक सरकार अगर अपनी शिक्षा नीति बना रही है और ऐसे व्यक्ति को उसका प्रतिनिधि बनाई है तो मुझे पता है कि NFS वाले रास्ते तो उसमें बंद कर दिए जाएंगे, जैसे दलित पिछड़े आदिवासी शिक्षक बनने को रोका जाता है। इंटरव्यू में नॉट फाउंड सुटेबल कर दिया सर। 90s के दशक के पहले प्रोफेसर के लिए लोग एलिजिबल ही नहीं होते थे, तो कहते थे कि नॉट अवेलेबल, और जब अवेलेबल होने लगे, डिग्री लेकर के पहुंचने लगे, तो कहे नॉट फाउंड सुटेबल, और आज तक वो चल रहा है। एक बात जरा जाके खोजिएगा, NFS यानी नॉन फाउंड सुटेबल, नॉट फाउंड सुटेबल केवल SC ST और OBC ही क्यों होते हैं? दिक्कत एकलव्य में नहीं थी, वो तो अपना हुनर दिखाया। दिक्कत तो द्रोणाचार्य में थी कि उसने उनका अंगूठा मांग लिया। और इसीलिए बहुत सायास ये किताब समर्पित है रोहित वेमुला और उन जैसी तमाम अधूरी रह गई अनगिनत संभावनाओं के नाम। एक रोहित वेमुला विश्वविद्यालय में पहुंचा था, हैदराबाद यूनिवर्सिटी में रिसर्च करने गया और लिखने के नाम पर केवल एक चिट्ठी छोड़ गया, क्योंकि उसको इतना प्रताड़ित किया गया कि उसने आत्महत्या करने को मजबूर हो गया। हम कहते हैं कि उसकी सांस्थानिक हत्या हुई। डॉक्टर पायल तड़वी आपको याद होने चाहिए, संगीता नाम की एक लड़की याद होनी चाहिए। IIT दिल्ली में जो सुसाइड कर लिए बच्चे हैं, जिनका एडमिशन तो रिजर्वेशन से हो गया, लेकिन उनको अंदर यूनिवर्सिटी में भेदभाव का शिकार होना पड़ता है, क्योंकि अब एकलव्यों के अंगूठे नहीं काटे जाते, उनको NFS कर दिया जाता है या उनको इंटरव्यू में नंबर काट लिए जाते हैं ताकि वो आगे न बढ़ पाए। आरक्षण इसलिए नहीं था कि एकलव्य कमजोर था, आरक्षण इसलिए था क्योंकि द्रोणाचारी भेदभावकारी था, इसलिए आरक्षण लागू किया। और आरक्षण लागू करने के बाद भी आज मैं डेटा एनालिसिस करूं, मैंने RTI लगाई थी 2019 में। इस देश में सेंट्रल यूनिवर्सिटी उस जमाने में 45 थी, अब 52 के आसपास हो गई है, और 45 यूनिवर्सिटी में एक भी प्रोफेसर OBC का नहीं था। 13 पॉइंट रोस्टर आया, इस किताब में रोस्टर आंदोलन का जिक्र है, और 13 पॉइंट रोस्टर से आपके बच्चों के SC ST OBC के प्रोफेसर बनने के रास्ते बंद कर दिए गए। हमने उसकी लड़ाई लड़ी, शायद यही गुनाह था। हमने 2 अप्रैल 2018 के भारत बंद में यह कहा कि अगर समाज में स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय में शांति तब रहेगी जब बाहर आग न लगी रहे,
अगर बाहर आग लगी है तो मेरा क्लासरूम सुरक्षित कैसे होगा? इसलिए एक प्रोफेसर जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं होता है, एक प्रोफेसर ऑटोनोमस बॉडी का होता है, वो जैसे क्लासरूम चाहता है वैसा समाज भी तो चाहता है। तो अगर समाज में कोई बुराई है तो प्रोफेसर नहीं बोलेगा तो कौन बोलेगा? और वो बोलना वक्त के तानाशाह को नागवार गुजरा। शायद वो 13 पॉइंट रोस्टर की लड़ाई जो इसमें आपको मिलेगी, कि अगर वो लड़ाई हम न लड़ते तो वो दरवाजा बंद हो जाता जिससे कोई SC ST OBC प्रोफेसर बन पाता। अब भी एक कानून आया है सुप्रीम कोर्ट से, सवाल जवाब होगा तो हम लोग उस पर बात करेंगे, कि अब भी कुछ जजों को लगता है कि क्रीमी लेयर हो गया है, अब क्रीमी लेयर लागू कर देना चाहिए SC ST में भी। हम OBC वाले तो झेल ही रहे थे क्रीमी लेयर, हमें पता ही नहीं कि क्रीम है कहां जिसके लेयर ये लोग तलाश रहे हैं। आज भी देश के सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में OBC प्रोफेसर केवल 4% हैं, आरक्षण मिला 27%, आबादी है 1931 के मुताबिक 52%। तो क्रीम कहां है? लेकिन देश में पॉलिसी कौन बना रहा है आप जान रहे हैं। तो ये लगता है कि ये किताब इसलिए भी पढ़ी जानी चाहिए और हर घर में पढ़ी जानी चाहिए कि इस किताब को पढ़ करके एक मां बाप को ये लगेगा कि स्कूल कॉलेज बचाना हमारी लड़ाई है। तथागत बुद्ध को हम जब अपना नायक याद करते हैं तो हम कहते हैं कि हम बुद्ध को इसलिए अपना मसीहा मानते हैं, वो विचार से हमारे नायक हैं क्योंकि वो प्रज्ञाशील करुणा की बात करते हैं। उनका सबसे बुनियादी सूत्र जो मुझे सबसे प्यारा है कि प्रज्ञा यानी बुद्धि की बात करो, तर्क की बात करो। और आज विश्वविद्यालयों में हवन हो रहा है साहब। दिल्ली विश्वविद्यालय में जिस दिन 22 जनवरी थी, बात बहुत लंबी हो जाएगी, उसके लिए किताब पढ़िएगा, फिर कोई कार्यक्रम होगा तो आऊँगा। अभी मैं अपने इन सम्मानित लोगों को भी सुनना चाहूँगा। मैं जब दिल्ली विश्वविद्यालय में था तो जितना बड़ा कार्यक्रम धार्मिक किसी एक धर्म का कहीं हो रहा था, विश्वविद्यालय के भीतर धार्मिक कार्यक्रम हो रहे थे और विश्वविद्यालय के भीतर अब धर्म के कर्मकांड हो रहे हैं। मेरा कुलपति हवन कर रहा था, पुजारी बन के बैठा था, और जो प्रोफेसर है वो चुपचाप हैं क्योंकि उन्हें पता है पॉलिसी कौन बना रहा है। प्रोफेसर को आजाद होना चाहिए ताकि वो क्रिटिकल ब्रेन पैदा करे ना। प्रोफेसर गुलाम हो जाएगा तो सत्ता की बात में हाँ मिलाएगा तो समाज का क्या होगा? राजा बोला रात है, रानी बोली रात है, मंत्री बोले रात है, और ये सुबह सुबह की बात है। इस देश ने बहुत तरह की अज्ञानता से लड़ाई लड़के यहां तक पहुंचाया सफर, और अब हम अपने स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालयों को कहां जाते देख रहे हैं। आपके स्कूल, आपके महाराष्ट्र में मैं आया, एक कॉलेज में प्रोग्राम था सर बांद्रा में, तो वहां मुझे बताया गया कि 52,000 सरकारी स्कूल बंद कर दिए गए हैं। तो जब नए स्कूल खोले जाने थे तो पुराने बंद क्यों किए जा रहे हैं? ताकि गरीब के बच्चे ही सरकारी स्कूल में जाते हैं। अमीरों के लिए तो प्राइवेट स्कूल बना है ना, जिसकी जेब में पैसा है उसके बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा है। MIT गलगोटिया है, विदेश में पढ़ने जाएंगे आप। और बाबा साहब यहां लौट करके क्या कह के गए? शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। पहला नारा बाबा साहब अंबेडकर का, इसलिए हम बाबा साहब को अपना नायक मानते हैं। शिक्षा की अहमियत उन्होंने समझी थी। शिक्षा वो शेरनी का दूध है जिससे जो पिएगा वो दहाड़ेगा, और हमारी दहाड़ लोगों को पसंद नहीं आई तो नौकरी छीन ली। इसलिए जनता ने कहा कि भाई हम आपको अपना प्रोफेसर मानते, तो मैंने भी कहा कि डायरी का नाम भी होगा तो प्रोफेसर की डायरी ही होगा। उन्होंने सोचा था कि नौकरी छीन लेंगे तो डर जाएगा, हमने भी सोचा कि जुल्म के साये में लब खोलेगा कौन, और हम भी चुप रहे तो फिर बोलेगा कौन। यह किताब कलम और किताब की चिंता के साथ लिखी गई किताब है। 1 महीने में इसके हिंदी के 5 एडिशन आए। आप इसको पलट के देखेंगे तो पहला एडिशन 8 फरवरी 2024 को आया और 5वां 13 मार्च 2024 को। उसके बाद बहुत सारे लोगों ने साजिशें कर दी, इसका PDF बना दिया, तो कई लाख लोग तो PDF से पढ़ गए, किताब कम बिकी। इसकी पायरेटेड कॉपी भी बना दी बहुत सारे लोगों ने। ये सब होता है, लेकिन हम तो कहते हैं कि हम कॉपीराइट वाले नहीं हैं। हमारी डिग्री इंटायर पॉलिटिकल साइंस की थोड़ी ही है। जितना ज्ञान है वो बंटे लोगों में जाए, तो लोगों ने PDF से पढ़ा, उस तरह की किताब से पढ़ा। और मेरे लिए खुशी की बात है कि मुझे चिंता थी, मैंने अपने लिए किताब लिखी
और आखिर में केवल ये बात कहूँगा, फिर समेटूंगा, क्योंकि आप अगर मुझसे दर्द पूछेंगे तो वो है ना कि इतना टूटा हूँ कि छूते ही बिखर जाऊँगा। इतना बड़ा किस्सा है कि सुनाने लगूँ तो बहुत देर हो जाएगी, लेकिन डर नहीं है कहीं भी, क्योंकि हम गलत नहीं थे, हम सच के साथ थे। और इस किताब को इस हिम्मत से लिखा। मैं हिंदी साहित्य का विद्यार्थी था, जिंदगी में डायरी लिखने का मेरा शौक था। मैं कुछ भी अच्छा मिलता था तो उसे डायरी में लिख लेता था। कुछ भी अजीब सा मेरे जीवन में हुआ तो उसको भी कहीं लिख लिया। फिर सोचा था कि जिंदगी में कुछ बड़ा करेंगे तो अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखेंगे, आत्मकथा। और जब उन तो कुछ लोगों को पसंद नहीं आया हमारा बोलना और नौकरी से निकाल दिया, तो हमने कहा अपनी एजुकेशनल ऑटोबायोग्राफी तो लिख ही डालनी चाहिए। तो ये वही एजुकेशनल ऑटोबायोग्राफी है जिसे एक लक्ष्मण यादव की कहानी की तरह नहीं लिखा है मैंने। कोई गरीब, कमजोर, मजलूम भी अगर पढ़े तो उसे ये लगे कि हाँ, उसके जीवन का भी एक किस्सा इसमें शामिल है, स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय का किस्सा उसमें शामिल है। इसलिए भी इस किताब को पढ़ा जाना चाहिए। ये किताब नाउम्मीद नहीं करती है, ये किताब उम्मीद पैदा करती है कि अगर आज कोई लड़ाई इस देश को लड़नी है तो शिक्षा बचाने की लड़ाई लड़नी है, कलम किताब बचाने की लड़ाई लड़नी है। आज ये देश आगे तब बढ़ेगा जब कलम और किताब बचेगी। और इसलिए मैं आप सबसे ये गुजारिश करूंगा, आपने बहुत कीमती वक्त निकाला और तमाम सम्मानित लोग बैठे हैं, हम उस पर बात करेंगे। लक्ष्मण यादव को जिस दिन नौकरी निकालने का फरमान आया, वो तारीख अगर आखिरी पन्नों पर पढ़ेंगे तो 6 दिसंबर की तारीख है। 6 दिसंबर 2023 का वो दिन था। और दूसरी दिलचस्प बात, उस दिन मैं नागपुर में ही था और उस दिन नागपुर में ही एक कार्यक्रम था। उस कार्यक्रम से लौट करके जगदीश भाई बैठे हुए हैं, जगदीश भाई के ही वहाँ घर पे रुका हुआ था। और उसी दिन कॉलेज से फ़ोन आता है कि अब आपको टर्मिनेट कर दिया गया है, कल से आप प्रोफेसर नहीं रहेंगे। मैंने अपनी पत्नी को केवल एक मैसेज भेजा। मेरी पत्नी ने कहा कि उनको क्या लगता है नौकरी छीन लेंगे तो कोई जी नहीं पाएगा। मेरी मां ने मुझसे कहा कि मुझे नहीं पता, मेरे पिता कॉमरेड थे। सर, मैं आखिर में केवल ये बात कह दूं, वो कलम और किताब की अहमियत समझते थे। आजमगढ़ जैसी जगह पे वो अखबार निकालते थे। कार्ल मार्क्स, भगत सिंह और बाबा साहब अंबेडकर से परिचय कराना मेरे पिता ने कराया था आजमगढ़ जैसे गांव में, जहां लोग नहीं जानते, आज भी लोग नहीं जानते। और पिता ने मुझसे कहा था कि कभी नौकरी के लिए समझौता मत करना, खुददारी रहेगी तो बहुत सारी नौकरियां मिलेंगी और जाएंगी। बहुत सारे अच्छे प्रोफेसर भी इस देश में हैं और एक शानदार प्रोफेसर इस मंच पर बैठे हुए हैं। मैंने शुरू में ही कहा कि इन्होंने जब हाथ में इनके मौका आया तो इन्होंने इतने रास्ते खोले हैं दलितों, पिछड़ों और आदिवासी बच्चों के लिए कि अभी तो उन्हें पता भी नहीं कि प्रोफेसर थोड़ाट हैं कौन। और ऐसे तमाम लोग इस देश में हैं, उनके भी किस्से इसमें मिलेंगे। और वैसे प्रोफेसर भी हैं जो द्रोणाचारी बन के इन विश्वविद्यालयों को बर्बाद भी कर रहे हैं। इसलिए भी इस किताब को जरूर पढ़ा जाना चाहिए। नौकरी गई, उसके बाद उदासी थी। मैंने केवल ये सोचा कि नौकरी गई है, छीनना उनके पास था, नौकरी तो छीन लिया। सच कहने का जज्बा और विचारधारा फूले अंबेडकर, शाहू पेरियार, भगत सिंह और तमाम लोगों की है, वो कौन छीनेगा। उस अगली किताब की तैयारी में लगा हूं। इस किताब का आपने कार्यक्रम किया, 6 महीने के बाद बाबा साहब और सामाजिक न्याय के विचार पर अपनी एक और किताब लेकर अपने बीच में आऊंगा। नौकरी छीन ली तो समय मिल गया है। अब 2 काम कर रहा हूं, देश भर में घूम करके सामाजिक न्याय के विचार पर और अपना काम आगे बढ़ा रहा हूं और किताब लिख रहा हूं, ताकि आने वाली पीढ़ियों को किताब मिले। जब 50 साल बाद अगर इस देश के स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय ऐसे ही बर्बाद होते रहे तो 50 साल बाद जब अगली पीढ़ी खंडहर हुए स्कूलों और विश्वविद्यालयों को तलाशेगी, या तो वो शॉपिंग मॉल बन चुके होंगे। सर बैठे हैं, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, क्लोजर मर्जर की पॉलिसी ले आई है और वहां फीस अब सेल्फ फाइनेंस कोर्सेज बनेंगे। 4000 वाली डिग्री अब 4 लाख में मिलेगी। तो अमीरों के बच्चे पढ़ेंगे, स्कूल कॉलेज रहेगा लेकिन सबके लिए नहीं रहेगा, बाबा साहब के संविधान की तरह नहीं रहेगा। तो जब वो बर्बादी के किस्से कोई खोजे तो उनको प्रोफेसर की डायरी मिले और कहे कि हाँ, एक प्रोफेसर था जिसने अपना सब कुछ जोखिम पे उठा करके भी वो किस्सा समाज को बताया कि बचा सकते हो तो कलम और किताब, स्कूल कॉलेज को बचा लेना। यही इस प्रोफेसर की डायरी के लिखे जाने की पूरी कहानी है। और मैं जाते जाते केवल शुक्रिया अदा करते हुए
इससे ज़्यादा मुझे बड़ी सौगात कोई क्या देगा, कोई सम्मान क्या देगा। बहुत सारे प्रोफेसर इस पे बात नहीं करते क्योंकि उनको तो नौकरी भी करनी है ना, तो जोखिम क्यों ले। लेकिन पढ़ा सबने है। तीन भाषाओं में अनुवाद हो चुका है, अंग्रेजी में अनुवाद होने वाला है। इसी महीने दिल्ली में भी एक बड़ा कार्यक्रम हम सोच रहे हैं। लेकिन नागपुर की इस आवाम को, तमाम बड़े बूढ़े बुजुर्ग लोग बैठे हैं, माताएं बहनें, नौजवान साथी, अमन काम्बले साहब, जगदीश और तमाम लोग, और मंच पर 2 डिग्निटरीज हैं। आपने ये पहला कार्यक्रम किया, मैं तहे दिल से इसका शुक्रिया अदा करता हूँ। और केवल जाते जाते यही कहूँगा कि वक्त की ये ज़रूरत समझ लो, बिन पढ़े अब गुजारा नहीं है। वक्त की ये ज़रूरत समझ लो, बिन पढ़े अब गुजारा नहीं है। न कोई रहनुमा और न हुकूमत, कोई भी अब तुम्हारा नहीं है। तुम पढ़ो और पढ़कर लिखो सब, वरना तारीख बदली मिलेगी। अब कलम और कागज से बेहतर दूसरा कोई चारा नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद।